हे गाइस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी और एमटीएस में अभी लेटेस्ट जो पूछा गया है एमटीएस या दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस से उससे पहले सीपीओ हुआ था। और एमटीएस में भी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के क्वेश्चन जो जीडी में आ सकते हैं या सीजीएल में आ सकते हैं, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम होने वाले जैसे एनटीपीसी के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस लेक्चर से जुड़े रहो और हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में, ठीक है, कि कौन-कौन क्वेश्चन हमें बनाना चाहिए, कौन क्वेश्चन स्किप करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि हाँ, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। मैंने बहुत ही मुश्किल से ये पीपीटी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और साइंस का जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया लेटेस्ट एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे आपके शिफ्ट में भी, याद भूलना मत। और रोज़ मैं ऐसी वीडियो अपलोड करते रहूँगा। अभी तो 25 क्वेश्चन का भी वीडियो ला रहा हूँ। देखते हैं आपका ये एक सेट लगाओ और बताना कि कितना आपको नंबर गेन हुआ और कितना मार्क्स आए, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? Which enzyme joins Okazaki fragment on the lagging strand during DNA replication to create a continuous DNA strand? आपने ये क्वेश्चन कभी सुना भी नहीं होगा, नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार सुना। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन देखा था जस्ट अभी आपके एमटीएस के शिफ्ट दूसरे की तीसरे दिन और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है, एस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बताइए आपका, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा एंजाइम एक निरंतर डीएनए स्टैंड बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति के दौरान लैगिंग स्टैंड पे ओकाजी के टुकड़ों में जुड़ता है? बताइए क्या होगा? हेलिकेस होगा, लाइगेज होगा, प्राइमेज होगा या पॉलीमर्स होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत बच्चे हेलिकेस बोल रहे हैं। लाइगेज? इसका सही आंसर होगा लाइगेज। देखो, मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये लाइगेज तो इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन लाइगेज यहाँ होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, गैपिंग दिख रहा है, इसको इसमें जब ज्वाइंट होते हैं ये वाला जब यहाँ ज्वाइंट होंगे, ये वाला यहाँ आके ज्वाइंट होंगे, इससे एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को ही लाइगेज यहाँ पे बोला जाता है। और इसी बॉन्ड को कंटिन्यू किया जाए तो ये एक लाइगेज लैगिंग स्ट्रैंड मतलब लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, जिसको ओकाजी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आई थिंक आपको नहीं मिलेगा कहीं, बहुत मुश्किल से मैंने ये खोजा है। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लो और रट लो कि इसका होता है आंसर लाइगेज, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट कॉमन टू बोथ प्रोकायोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? चलो ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, क्या होगा? कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में कॉमन, इज नॉट कॉमन मतलब नहीं कॉमन है, मतलब समान नहीं है? बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम। इसमें से तीन तो है कि ये दोनों में पाए जाते हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो दोनों में नहीं पाए जाते, किसी एक में पाया जाता है। बताओ क्या होगा आंसर? पेन एक बार चूज कर ले क्या? क्या होगा इसका आंसर? कौन? ब्लैक कलर ही सही है। क्या होगा इसका आंसर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या राइबोसोम्स? चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? राइट आंसर होगा न्यूक्लियस, ठीक है? तो जानते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, एक फोटो मैंने लगाया है, आपको दिख रहा होगा सामने कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड पाया जाता है, न्यूक्लियाइड होते हैं, और ईकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होते हैं, ये याद रख। यहाँ पे न्यूक्लियस में कंफ्यूजन मत होना, न्यूक्लियस का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है? ज़्यादा ध्यान मत दो। मेम्ब्रेन इंक्लोज न्यूक्लियस, ठीक है? और यहाँ पे मेम्ब्रेन होते नहीं है, यहाँ पे सेल वॉल है, सेल वॉल है, इसमें मेम्ब्रेन इंक्लोज न्यूक्लियस है। सॉरी सॉरी, सेल वॉल इसका नहीं होता है, यूकैरियोटिक का सेल वॉल नहीं। सेल मेम्ब्रेन इसका है और इसका है, दोनों का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? फ्लेगम होता है इसमें, इसमें नहीं है। तो आप देख लो क्या क्या कॉमन है, क्या नहीं है कॉमन, ठीक है? एक सेकेंड।
अब देख लो एक बार फोटो, ठीक है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन कॉल्ड? देखो ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में भी आया था और मैंने इसको गलत किया था, बिकॉज मैं दो में कंफ्यूज हो गया था कि हाँ इसमें या इसमें होगा, ठीक है। एक्सन और डेंड्राइट में मैं कंफ्यूज हो गया था, और पता नहीं जानते हो क्वेश्चन कैसा आया है कैसा नहीं। एक सेकंड, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। ओके, आवाज़ आ रहा है मेरा? ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था, एक्सन है, डेंड्राइट है, साइनेज, इस तीनों ऑप्शन में। न्यूक्लियस तो होगा नहीं, जंक्शन है कि न्यूरॉन का बात है तो एक्सोन या डेंड्राइट होगा। लेकिन इसका राइट आंसर है साइनेस, साइनेप्स। साइनेप्स होता है इसका राइट आंसर, ठीक है, साइनेप्स होता है इसका। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अरे यार इसमें भी क्या पीपीटी बन। देखो ये सेल बॉडी है, ठीक है, दिख रहा है आपको सामने, सेल लाइफ देयर सपोर्ट सेंटर, इसी में है सारा लाइफ, हम लोग का ज़िंदगी है जो भी है। न्यूक्लियर इम्पल्स से देखो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा जाता है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा जाता है। माइलन सेल्स कवर द एक्सन ऑफ सम न्यूरॉन ऑफ हेल्प स्पीड एंड न्यूक्लियस। एक्सॉन पासेस मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन मसल्स और रिसीव मैसेज। याद करना, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ये तो साइनेप्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइनेप्स इसी में रहता है। वो छोड़ो, एक्सॉन और डेंड्राइट्स को याद कर लो, क्योंकि ये आपके में कहीं पूछा जा सकता है। क्योंकि साइनेप्स तो पूछा गया है कि जंक्शन क्या है, टू न्यूरॉन कॉल्ड, तो इस जंक्शन को कनेक्ट कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता, जैसे एक्सॉन, हाँ ठीक है, एक्सॉन को याद करो कि ये मैसेज भेजता है, ये सेंडर है। और डेंड्राइट्स क्या है? मैसेज रिसीवर है। तो कोई ट्रिक होगा ना इसको याद करने के लिए? तो आप ना, हाँ, याद करो, थोड़ा फनी वे में याद करते हैं। जैसे आप अपने एक्स को मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, मैसेज भेज रहे हो एक्स को। और डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स ये है कि ये मैसेज डाटा रिसीव कर रहा है, मतलब डाटा डेंड्राइट्स एक हिसाब से याद करो कि आपको डेंड्रफ होता है, डेंड्रफ होता है तो पूरा अंदर में होता है, अंदर में होता है मतलब इंटरनल, मतलब आप अंदर में मतलब एक हिसाब से रिसीव करते हो कुछ भी, मतलब न्यूमोनिक लगा के आप इसको याद कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर absorbing न्यूट्रिशन सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स? बताइए इसमें से कौन सा होगा? स्टोमक, या लार्ज इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन, या लिवर? कौन सा होगा? इस चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, या कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ होते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा इसका राइट आंसर। ये आपको दिख रहा होगा अपेंडिक्स, क्योंकि अब तो अपेंडिक्स का यूज है नहीं, तो बहुत बॉडी में रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एनएस है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, अंदर में जो रहता है छोटा सा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे लंबाई में बहुत बड़ा है। आपको लगता होगा कि क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होगा, नहीं, लॉन्ग इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, और लार्ज इंटेस्टाइन भले साइज में बड़ा है ऐसे, ये साइज में ये छोटा है, लेकिन ये छोटा है, मतलब एक हिसाब से कंपेयर किया जाए तो ये बीच में इतना, मतलब आधे के आसपास होता है, ठीक है। और ये कॉलन होता है। बहुत लोगों को कैंसर जैसे होता है ना, तो इसमें जैसे इंटेस्टाइन में अगर कैंसर हो गया तो उसको कॉलन कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टोमक है, ये जो पाइप दिख रहा है इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, ठीक है, इस पाइप को क्या बोलते हैं। ऐसे वन लिख के, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ तो वन लिख के आपको ये लिखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको लास्ट में मैं दूंगा, या उसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसे करके आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सम ऑर्गन्स जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम द सेल, विच ऑर्गन इज कॉमनली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं, या लाइसोसोम्स को कहते हैं? किसको कहते हैं? इसका सही आंसर होगा मिटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर मिटोकॉन्ड्रिया। Which nucleus base is found in RNA but replaced by thymine in DNA molecule? Sorry, अब इस बाई सही से आए।
कोई बात नहीं। विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन आरएनए बट रिप्लेस बाय ए थाइमिन इन डीएनए मॉलिक्यूल्स? क्या होगा? कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए अणुओं में थाइमिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? हिंदी थोड़ा मेरा वीक है तो समझ सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा यूरासिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अ वायर ऑफ रजिस्टर आर इज स्ट्रेच आर स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एज्यूमिंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन? बताइए क्या होगा? R/2 या 2R या 4R या R? समझो एक वायर रेजिस्टेंस इज डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब एक प्रकार का रेजिस्टेंस R है। ठीक है, आपने इसको स्ट्रेच करके मतलब इसको लंबा करके और बड़ा कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए? क्या होगा? और बढ़ जाएगा ना। अगर बाय द वे सोचो कि आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बोर्ड है, बोर्ड से कनेक्ट किए हैं आप तार, ठीक है, और यहाँ से आप ले जा रहे हो, पहले इतना था, मतलब पहले इतना था और आपने बढ़ा के इतना कर दिया। तो इतना में पहले हम लोग बहुत कम मेहनत लगता था, बहुत कम मेहनत लगता था, तो आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होकर बॉल यहाँ पे, बॉल मतलब जल जाता था। ठीक है, सॉरी सॉरी, बॉल की तरह लग नहीं रहा है। लेकिन अब क्या कर रहे हो कि आप बॉल तो जलाना है, तार आप लंबा कर दे रहे हो, लंबा कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि और यहाँ पे एनर्जी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और विद्युत लगेगा, तो ये खर्च होगा, एक हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ते रहेगा, क्योंकि थोड़ा इधर उधर डिस्पर्स होते रहेगा और पहुँचेगा यहाँ तक, तब तक थोड़ा कम हो जाएगा वहाँ तक, एनर्जी एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, और ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से 4R होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। Which organ is the largest in human body, serving and protecting barrier, regulating temperature and prevent water loss? बताइए। लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट विच ऑर्गन लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, बताओ। ब्रेन? ब्रेन होगा या हार्ट होगा? स्किन होगा? सेकंड में देख लूँ। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा स्किन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ब्लड वेसल इन ह्यूमन कंटेन वाल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड इंस्पायर अनडायरेक्शनल सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हार्ट? क्या होगा इसका आंसर? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, अरोटा? वेन्स होंगे। ठीक है, वर्ब्स टू प्रेजेंट बैक फ्लो ब्लड एंड इंस्पायर एंड डायरेक्शन सर्कुलेशन टुवर्ड द अर्थ, हार्ट की तरफ जाता है, और आर्टरीज का काम है निकलना। ऐसे भी आपको याद कर सकते हो, और ये कैपिलरी तो कोशिका है जो हमारे पूरे बॉडी में ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ऐसे दिखते रहते हैं बॉडी में। तो यहाँ पे बॉडी में तो हर पार्ट में कैपिलरी कोशिका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। The sleepwalk cycle in human is controlled by a hormone secreted by the pineal gland. Which hormone regulates the circadian rhythm? Cortisol, मेलाटोनिन, एड्रेनलिन, थायरोक्साइन? बताइए क्या होगा इसका आंसर? स्लीप वॉक साइकिल इन ह्यूमन, स्लीप वॉक कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा मेलानिन, ये कंट्रोल करता है हमारा मेलाटोनिन, सॉरी। कॉर्टिसोल क्या होता है? एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एड्रेनलिन क्या होता है? ये हमारा डर भय ये जो भी है सब एड्रेनलिन के पास होता है। थायरोक्सिन कहाँ होता है? ये हमारे गले के आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो हमें अगर इसकी इसमें अगर थोड़ा सा कमी आ जाए, मतलब थोड़ा डिसबैलेंस, मतलब अच्छे से काम ना करे ये, तो हमें थायराइड हो सकता है, या इस रिलेटेड आयोडीन रिलेटेड अगर इशू होगा तो थायराइड हो जाएगा, तो उसी हिसाब से रहता है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल फॉर्म्स साइटोप्लाज्मिक चैनल्स अलाउिंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स? क्या होगा इसका आंसर? प्लाज्मोडेस्ट्रोमेट, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोस, मॉस मॉस?
क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ मार्स ग्रेविटी इज 3.7 मीटर, व्हाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या? मास होगा। व्हाट विल बी वेट ऑफ 60 के जो एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स, क्या होगा बताइए? क्या होगा आंसर? हमको पता है इसका आंसर क्या होगा, 222। आप इसका और इसका गुना करो, कितना आएगा? 222 के आसपास आएगा। Which blood component initiate clotting by releasing factor that trigger coagulation when a blood vessel is injured? जब नस में चोट लगती है तो खून का कौन सा हिस्सा ऐसे तत्व छोड़ता है जिससे खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है? ये तो सबको पता होगा, प्लेटलेट्स। Which disease results from iodine deficiency leading to thyroid gland enlargement and impaired hormone production? बताइए क्या हो? ये भी आई थिंक सबको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, बट रहा हो। Which enzyme is responsible for breaking down dietary fats into fatty acid and glycerol for absorption in human digestive system? Which enzyme is responsible for breaking down the dietary fats? फैट्स रिलेटेड काम कौन करता है? फैट्स करेगा ना, कौन करेगा? फैट्स ही करेगा। आंसर क्या होगा? फैट्स। न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल इन नर्वस सिस्टम, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन प्राइमली रिसीव इनकमिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन? अभी मैंने क्या बताया था आपको कि इनकमिंग कौन करेगा और आउटगोइंग कौन करेगा? बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको पहले समझाया है। तो इनकमिंग की बात आएगी तो डी, अंदर में, मतलब एक हिसाब से डैंड्रफ के हिसाब से अंदर को बाल के अंदर में रहता है, तो उस हिसाब से इसको याद कर लो। और एक्जोन कौन है? एक्स की तरह आप ले लो कि एक्स एक्स को आपने याद किया, फिर एक्स को मैसेज किया, उस हिसाब से इसको याद कर सकते हो। ठीक है। विच बायो मैकेनिकल प्रिंसिपल इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर मैक्सिमाइजिंग जेवलियन रिलीज डिस्टेंस? इसका आंसर होगा ऑप्टिमल एंगल ऑफ रिलीज कंबाइन विद अ हाई रिलीज वेलोसिटी। एक बात मैं बताऊं, मैं अपना जेन्युइन रिव्यू शेयर करता हूँ कि अगर बाय द वे क्वेश्चन क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में ऐसा ही आए, जैसे मैं एक सेकेंड, ऐसा ही आए, ठीक है, तो आपको करना क्या है ना, कि पहले देख लेना है कि आपको क्वेश्चन पता है कि नहीं। अगर पता है तो ठीक है, बना लोगे। अगर नहीं पता है, अगर रिस्क लेना है, तो एक हिसाब से ये कर सकते हो कि ये सब क्वेश्चन कितने कितने छोटे छोटे हैं, सब छोटे छोटे हैं ना, एक एक लाइन में लिखे हैं। और ये क्वेश्चन 2 लाइन में क्यों लिखा है? तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। ज़्यादातर केस में वो क्वेश्चन सही रहता है, समझे? अगर 2 लाइन में क्यों लिखेगा इंसान, जब एक लाइन से काम चल सकता है, तो 2 लाइन में क्यों लिखेगा वो? तो समझ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ paramagnetic material that is weakly attached to an external magnetic field? क्या होगा? एल्युमिनियम, लेड, कॉपर या आयरन? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। ये लंबा सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐसे याद नहीं हो तो क्या याद करोगे कि हाँ लंबा ऑप्शन है, मार दो। और एक बात और, इसका एक्सेप्शन भी रहता है, अगर क्वेश्चन में नॉट दिया हो, नॉट अगर दिया हो, उस उसमें ये लंबा ऑप्शन सही रहता है और छोटा ऑप्शन भी सही रहता है। सबसे छोटा ऑप्शन याद कर लो, सबसे छोटा ऑप्शन और सबसे बड़ा ऑप्शन सही रहता है, और गलती ज़्यादातर रहते हैं बीच वाले में ही, कोई 2 में रहते हैं। तो आप अगर रिस्क लेना चाहो तो उन दोनों में रिस्क लेके बना सकते हो। नॉट अगर पूछा कि हाँ इसमें से कौन सही नहीं है, उस हिसाब से, तो लंबा है तो वो तो सही होगा, उतना लंबा लिखा क्यों है भाई? समझे? Which of following is a strong acid in water completely ionizing to release H प्लस आयन? इसमें से कौन सा पानी में एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल है जो पूरी तरह से घुल कर H प्लस आयन देता है? HCl, HF, H2S या CH3COOH? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत लोग सोच रहे होंगे लंबा ऑप्शन दिख रहा है, डी मार दो, लेकिन कुछ क्वेश्चन में नहीं काम करता है। समझे? इसका आंसर होगा HCl। In muscle fiber, what is a functional contractile unit that enables contraction by the interaction of actin and myosin filaments? कौन सा होगा? सार्को,
मेरी ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे? ये लेटेस्ट अभी एमटीएस के शिफ्ट, आई थिंक सेकंड शिफ्ट की थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया है, 19 या 20 तारीख को, लास्ट डे के आसपास पूछा गया है। अब समझ लो कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे सब छोड़ के आए हैं क्वेश्चन। विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी? बताइए कौन सा होगा। ब्लड शुगर कॉन्ट्रेस्ट, तो ये तो सबको पता होगा यार, इंसुलिन होगा। ब्लड शुगर की बात आ गई तो इंसुलिन ही होगा। बॉक्साइड प्राइमरी ओर यूज टू प्रोड्यूस विच मेटल? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट ऑप्शन होगा एल्युमिनियम। ठीक है। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल एंड डाइजेस्टिव फ्लूइड दैट हेल्प्स इमल्सिफाई फैट्स फॉर अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन? बाइल, अगर सोच लो, अगर बॉडी में बाइल जूस प्रोड्यूस ना हो, समझ लो कि हाँ आपके पास लीवर नहीं है, बाइल जूस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बॉडी में बाइल जूस काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट तो केस ये होगा कि आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि एनर्जी कब चाहिए, क्या चाहिए, जब बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, मतलब ताकत एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो फिर बॉडी में ताकत कहाँ से आएगा? तो उस हिसाब से समझ लो कि लीवर अगर कमजोर है तो आप वीक रहोगे, बहुत वीक रहोगे, क्योंकि आपके अंदर ताकत नहीं रहेगा। ताकत मतलब आप एक आपका बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करेगा किसी चीज को। समझ लो क्यों लिवर टॉनिक क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपका बॉडी सही से अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, आपको ताकत मिल नहीं रहा है। एक हिसाब से विटामिन मल्टीविटामिन लोग को मिलता है, लिवर टॉनिक दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि लिवर हेल्प करता है फैट्स को अब्जॉर्ब करने में, प्रोटीन, ताकत अब्जॉर्ब करने में। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा बताइए? लीवर होगा। ओके। सर्टेन विटामिन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्लड कोगुलेशन। पता है ये, यहाँ पे हम लोग पूरा पढ़ ही लेते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर जैसे विटामिन के होगा, ठीक है, विटामिन के होगा। इसका काम है ब्लड कोगुलेट करना। विटामिन डी क्या करता है? इसका क्या होता है काम? इसका काम क्या होता है? बॉडी में एनर्जी लाना, मतलब थोड़ा मतलब सेक्सुअल एनर्जी भी बॉडी में प्रदान करता है, स्पर्म का क्वालिटी बढ़ाता है। जितना भी मतलब विटामिन डी है ना, विटामिन डी हमारे बॉडी को बहुत हेल्प करता है, हमारे त्वचा, स्किन, हमारे ग्लो, फेस को ग्लो करता है, हेयर में सपोर्ट देता है, मतलब हेयर फॉल बचाता है। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विटामिन डी की, सॉरी विटामिन डी मैं बोल रहा हूँ यार, सॉरी सॉरी, यहाँ विटामिन ई मैं बताना चाहता था, विटामिन डी नहीं। विटामिन डी मतलब एक हिसाब से ताकत देता है, ठीक है, आपके हड्डियों को। विटामिन ई के बारे में बता रहा था, ठीक है। और ए तो हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। और विटामिन सी हमारे ये क्या बोलते हैं, फंगस उंगस को बचाने, फंगस से बचने के लिए विटामिन सी हमारे बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, और मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, यह अगर हमारे बॉडी में नहीं, विटामिन बी 7 की कमी हो जाए बॉडी में, ठीक है, B7 की कमी हो जाए, तो कौन सा डिजीज होगा? ये क्वेश्चन में बताना, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे के ऐसे लिखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर ये, फर्स्ट का मैंने पूछा था अभी जस्ट, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ऐसे बता के लिखना। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द इंडियन मैथमेटिक एंड स्टैटिशियन अवार्डेड फॉर एबल प्राइज इन 2007 फॉर कंट्रीब्यूशन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ लार्ज डेविएशन? आपको लग रहा हो ना ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया अचानक से यार? साइंस में भी क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास वर्धन, याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। गलती से पीपीटी ऐड हो गया होगा साइंस का क्वेश्चन, कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बताना इसका आंसर कमेंट में कि क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या सी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के अब लेक्चर में, आप लोग को बहुत मज़ा होगा, आया होगा इस लेक्चर में, समझे। तो आप बताना अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए होगा, क्योंकि अभी इसमें लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास है जो पूछे गए हैं एमटीएस में और सीपीओ में। मैं छाट के लाया हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन अगर एक दो बार पूछा गया, नॉर्मल सबको पता है, तो वो क्वेश्चन मैं एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि सबको पता है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक में मॉक लगाया है, तो उस हिसाब से पता रहता है कितने परसेंट लोग इसमें सही कर रहे हैं। अगर जिसमें 40% से कम सही कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ छाट के लाया हूँ, ठीक है। और एमटीएस में अभी जो लेटेस्ट अभी पूछा गया है वो सब भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कोशिश करेंगे कि अब ज्योग्राफी पे लाएं अ, या क्या बोलते हैं एनटीपीसी पे लाएं।
जिस एग्ज़ाम को आपको रिलेटेड चाहिए होगा तो आप कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से पीपीटी बना के आपके लिए लेक्चर डाल दूँगा, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और ख़्याल रखना, हैप्पी और ऑल द बेस्ट सबको एग्ज़ाम के लिए भी। जीडी का भी एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुआ है, लेकिन होगा, डेट अभी 1-2 दिन इधर-उधर आगे-पीछे होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है? और किसी को एनटीपीसी के रिलेटेड कुछ क्वेरी होगा तो बत पूछना, मैं बता दूँगा। चलिए गाइस, तो मिलते हैं, अलविदा लेते हैं और सिलेक्शन बिट्स मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो अगर चाहिए होगा तो आपको जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो पहुँचेगा नहीं, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कल के लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।